नमस्कार, मैं प्रियंका और मैं आपको समाजशास्त्र पढ़ा रही थी। समाजशास्त्र के में हम समाजीकरण पर चर्चा कर रहे हैं। समाजीकरण के दो वीडियोज पहले ही आ चुके हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपको जो है उसमें समाजीकरण के मेन सिद्धांत कि वह उसका विकास कैसे होता है और व्यक्ति कैसे सामाजिक प्राणी बनता है। एक ऐसा हाड़ मांस का शरीर, एक भौतिक शरीर कैसे एक सामाजिक प्राणी के रूप में बदल जाता है, इसकी मैंने व्याख्या की है। हम आगे बढ़ रहे हैं और हम थिंकर्स को विवेचित कर रहे हैं। हम थिंकर्स को पढ़ रहे हैं। तो थिंकर्स में हमने जो मेन थिंकर्स थे उनको मैं आपको समझा चुकी हूँ। कुछ जो हमसे छूट गया था पहले वीडियो में, आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज क्या है? आज बेटी दिवस है। तो आज जो है सामाजिक पढ़ने के कारण, सामाजिक विज्ञान पढ़ने के कारण और एक तरह से जो है हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के कारण हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास हो रही चीज़ों पर निगाह रखें। हम रखें कि आज क्या है और कल क्या होने वाला है। तो आज समाज इतना बदल गया है कि जो कल बेटियों की हत्या कर देता था, जन्म लेते ही जो समाज हत्या कर देता था, या जो समाज उनको अपने पंख नहीं खोलने देता था, वह आज उन्हें उड़ने की इजाज़त दे रहा है। और सिर्फ इजाज़त ही नहीं दे रहा है, वह उन्हें उड़ने में भरपूर सहयोग भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि बेटियां जो है वह बेटों से कम नहीं है। वास्तव में बात ये कहनी चाहिए कि हम जो है ऐसे भी नहीं कि हम ये भी नहीं कह सकते कि बेटे भी कम हैं, मगर बेटियां भी कम नहीं हैं। बात है तो बस उन्हें बेहतर परवरिश की, बेहतर परवरिश ही उनमें वो बदलाव ला सकती है, जिससे वह एक जो उपेक्षित उनको जीवन मिलता है उसको बदल सकती हैं। जो बचपन से ही चलता है, बचपन या बचपन भी मत कहिए, जो माँ के गर्भ से ही चलने लगता है कि अरे अब तो इस बार बेटा ही होगा, या पहली बार बेटा ही होगा, या दूसरी बार, उस चीज को बदला जाए। लोग गर्व से कहे कि अब तो बेटियां भी होंगी, लेकिन कि अब अगली बार आपको बेटी ही होगी, या इस बार आपको बेटी ही होगी, या बेटी का होना भी शुभता का पर्याय माना जाएगा। कुछ ऐसा होगा, लेकिन तब होगा जब बेटियां भी क्या करेंगी, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझेंगी। ऐसा नहीं है कि माँ बाप ने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, लिखा दिया। आज के समाज में हम इस चीज को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। शादी ब्याह कर दी, पूरी जिम्मेदारियां अपनी निभाई, क्योंकि माँ बाप को लगता था कि नहीं, बच्ची को भी मिलना चाहिए। लेकिन जब बेटियों की शादी हो गई, या जब बेटियां एक अलग परिवार में सेटल हो गई, तो उन्होंने माँ बाप को क्या किया, बस ये मान लिया कि वह बस हमारे भाई की जिम्मेदारी है, हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस तरह से आपको अपना अधिकार चाहिए, उसी तरह से आपको अपने कर्तव्यों के लिए भी अडिग रहना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य दोनों क्या होते हैं? यह जो है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अधिकार और कर्तव्य। बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं मिलता, और बिना अधिकार के आपको बहुत अच्छे से आप अपने कर्तव्य भी नहीं निभा पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रकार से प्रकारांतर पे गए बस इसलिए कि थोड़ी सी समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हम थोड़ी सी बेटियों की बातें कर ले, क्योंकि आज बेटी दिवस है। चलिए ठीक है, आप जो भी हैं, बेटा है, बेटी है, जो भी है, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को, मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपने पेरेंट्स को अपने मन में रखिए। कभी भी उनको ऐसा न लगे कि आप उनके लिए उपस्थित नहीं हैं। उपस्थित का मतलब सिर्फ शरीर से उपस्थित होना नहीं होता है, कभी कभी हम उनके साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं होते हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, आप रहिए, तो फिर उनको ऐसा एहसास ना हो, आप दूर रह के भी पास रह सकते हैं। अब हमारे पास इतना बड़ा हथियार है जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं, तो अपने माँ बाप के पास तो रह ही सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने माँ बाप के जो भी उनके सुख दुख में या जो भी चीजें हैं उसमें साथ रहिए। चलिए सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। एरिक्शन ने क्राइसिस, यूथ एंड क्राइसिस में
इनकी एक बहुत फेमस बुक आई थी, इसमें इन्होंने मानव विकास के 8 चरण बताए हैं, 8 चरण बताए हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा स्टेप बताए, इन्होंने मानव विकास के सबसे ज्यादा चरण बताए। इन्होंने ये कहा कि मनुष्य जो है वह 8 तरह के प्रकारों में बटा हुआ है, 8 तरह से मनुष्य का विकास। और एकमात्र ऐसे विद्वान थे एरिक्सन, जिन्होंने क्राइसिस यूथ एंड क्राइसिस नामक अपनी बुक में, जिन्होंने मनुष्य के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक की चर्चा की। अभी तक ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ था जो उसके बुढ़ापे तक जाता था। जन्म से शुरुआत हुई और मनुष्य को यौवन में, युवावस्था में या फिर सामाजिक जगत में लाके छोड़ दिया जाता था। अब क्या किया, अब एरिक्सन साहब ने मनुष्य के 8 चरण बताए, मनुष्य के विकास के 8 चरण बताए, 8 चरण बताए, 8 स्टेप्स बताए कि मनुष्य जो है वह कैसे माता के गर्भ से आता है और कैसे अपने आप को वृद्धावस्था तक कैसे वह अपने जीवन को नियोजित करता है, कैसे अपना जीवन जीता है। ठीक है, तो इन साहब जो एरिक्सन महोदय का जो विचार है या जो इनकी थ्योरी है उस पर हम बहुत डिटेल में जो है चर्चा नहीं करेंगे। 8 चरण है, तो सबसे शुरुआत है माता के गर्भ से आया तो उसने समझा कि हमारी माँ जो है वही हमारी दुनिया है। उसने अपनी माँ को ही अपनी दुनिया समझा, उसी के साथ उठना बैठना सोना, मतलब उसने अपनी माँ को खुद से अलग नहीं समझा। फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ, एक दूसरा स्टेप हुआ, उसने समाज को अभी नहीं समझा। थोड़ा बड़ा हुआ, उसने माँ के साथ, जैसे माँ बाहर गई तो उसने समझा कि माँ बाहर गई है, माँ भी आएगी, या और मतलब उसका विकास ऐसे ही होता गया। फिर वो 3rd राउंड पे आया, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, वह बाहर की दुनिया में गया, उसने बाहर की चीज़ों को, लोगों को, विचारों को देखा और समझा। ठीक है, अब वो 4th स्टेज पे आया, हुआ बड़ा हो गया, वह जो है स्कूल से निकला और कॉलेज में आ गया। वह कॉलेज जाने लगा, उसके जो है दोस्त बने, उसके अपना एक उसका समाज बना। तो वह क्या किया, उसने फिर धीरे धीरे अपने आप को मतलब वो जो और चीज़ें होती हैं, हम जानते हैं युवावस्था में क्या चीज़ें होती हैं, वह विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हुआ। उसने जो है शादी की और मतलब अपनी संतानों को जन्म दिया। जब वो 2nd में आता है, 5th स्टेज पे आता है, तो वो उन बच्चों को पालने के लिए परेशान रहता है कि हम कैसे मतलब कैसे थोड़े से पैसे और बनाएं, कैसे अर्निंग करें, कैसे अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दें। ठीक है, अब जब 6 पे आता है तो वह थोड़ा सा प्रौढ़ावस्था में आने लगता है। वह अपने बच्चों को थोड़ा डांट डपट करता है कि तुम लोग मतलब अच्छे से ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए वह प्रेरित करता है। उसमें जो भी चीज़ें आती है, कैरियर है या अच्छी आते हैं, इन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, ये 6 है। 7th में इस वैसे ही किसी भी एग्जाम में नहीं पूछते, बस यही पूछते हैं कि उनके मेन जो है कितने स्टेप्स है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता दे रही हूँ। जब वो 7 में आता है तो वह ऐसी अवस्था में आता है जब धीरे धीरे उसके बहुत सारे काम जो है निपट जाते हैं, बच्चों की शादी ब्याह करने लगता है और वह थोड़ा जो है खाली होने लगता है या उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी ख़त्म होने लगती है। जब वो लास्ट में आता है, 8 में आता है, तब उसको सबसे ज़्यादा जो है मतलब जो एरिक्सन महोदय का है, वह सबसे ज़्यादा ये मतलब ये कहना है उनका कि उसमें वो सबसे ज़्यादा इससे परेशान रहता है कि मैंने क्या खोया, और मतलब मैंने पाने से ज़्यादा जो है खोया है। वह इसमें ज़्यादा परेशान रहता है, वह इसमें नहीं परेशान रहता। एरिक्सन महोदय कहते हैं कि ये अवस्था सबसे कठिन हो जाती है, और इसलिए कठिन हो जाती है क्योंकि व्यक्ति उसमें जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वह उस अवस्था में आके जो अपना जीवन सोचता है कि उसने अपने जीवन में क्या पाया और क्या खोया, तो उसने ये याद नहीं रखता वह कि मैंने पाया क्या, वह यही याद रहता, वह जितना खोता है उसी को ज़्यादा याद रखता है और जो पाया है उसको याद नहीं रखता। ये सभी मानव मन की ये सभी स्थितियां हैं कि हम जो है
पाई हुई चीज़ों को नहीं याद रखते, कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ भी पाते हैं हम उसको नहीं याद रखते। हम एक परीक्षा में असफल हो गए तो हम उसको याद रखते हैं, और हमारे माता पिता ने हमें कितने प्यार से पाला दुलारा, या हम कितनी परीक्षाओं में पास हुए, हम उन चीज़ों को याद नहीं रखते हैं। हम हमेशा नेगेटिव पॉइंट को याद रखते हैं। और निरीक्षण महोदय ने इसके साथ साथ उन दंपतियों की भी चर्चा की थी, उन कपल्स के बारे में बताया था कि जो संतानहीन होते हैं उनके सामने ये अवस्था रहती, ये बात रहती है कि वो कैसे जो है वो किसके लिए क्या करें, और फिर वह इस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, एक सूनेपन में अपने जीवन को जीते हैं। तो ये एरिक्सन महोदय का 8 स्टेप्स है। मैंने इसको कंप्लीटली लिखा नहीं है, मैंने आपको इसको ओडली ही बोल के समझा दिया। आशा है कि आप जो है समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो आप फिर मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रबलन सिद्धांत पे आते हैं। थॉर्नडाइक व स्नीकर का है। ये कहते हैं कि सुख और आनंद के लिए समाजीकरण, जैसे ये जो है बाह्य तत्वों की बात करते हैं। जैसे देखिए होता क्या है कि ये कहते हैं कि सुख और आनंद के लिए ही जो है समाजीकरण, सीखने की प्रक्रिया जो है वह सुख और आनंद से प्रेरित है। जैसे अगर हम सीखते हैं तो हमको सुख मिलता है, तभी हम सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। इसमें इन्होंने जो है एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे बहुत डीपली में, हम इसको बस 2 शब्दों में टोटली जो है 2 लाइन में 4 लाइन में समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं स्नीकर महोदय और जो है थॉर्नडाइक महोदय कि सीखने की प्रक्रिया, सीखना क्या है, एक बाह्य प्रक्रिया, सीखना आंतरिक प्रक्रिया नहीं है। तो उसके द्वारा एक सुख और आनंद की जो है खुशी मिलती है, इसलिए जो है व्यक्ति क्या करता है, इसलिए व्यक्ति सीखता है, सीखने से समाजीकरण संभव बनता है। अब समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो आप बताइएगा कि आप नहीं समझे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संज्ञानात्मक पे आते हैं। संज्ञानात्मक पे पियाजे है, पियाजे का ही जो है महत्वपूर्ण है, जो हमसे छूट गया था। ठीक है, जो हम मेन चर्चा किए थे उसमें पियाजे महोदय हमसे छूट गए थे। तो हम पियाजे पे आते हैं। पियाजे जो है मनुष्य के मन की 4 अवस्थाएं बताते हैं कि वह, देखिए लगभग सारे विद्वानों ने जो मैंने बात कही, लगभग सारे विद्वान एक एज पे आके, एक यंग एज पे आके व्यक्ति के मनुष्य के मन की चर्चा नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। बस एरिक्सन महोदय ही ऐसे थे जिन्होंने मनुष्य के मन की चर्चा की, 8 स्तर पर मनुष्य के मन की चर्चा की। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम पियाजे महोदय को देख रहे हैं जिन्होंने आंतरिक आधार पर, मनुष्य के आंतरिक आधार पर क्या करा, चर्चा करी। कैसी चर्चा करी, मनुष्य के आंतरिक आधार पर चर्चा करी, कि आंतरिक आधार पर विकास की चर्चा करी, मनुष्य के मन के आंतरिक, ठीक है, मनुष्य के देखिए सभी विद्वानों ने लगभग एक ही बात कही है, या वही बात कही है, बस अंतर क्या है कि कुछ जो है कुछ विद्वान अलग बात करते हैं, बाकी विद्वान वही बात करते हैं, या घुमा फिरा के वही मुद्दे आ जाते हैं कि वह कैसे जो है विकास को प्रेरित हुए, या उन्होंने कैसे, मनुष्य ने कैसे अपना विकास भौतिक से सामाजिक जगत में किया। तो चलिए इनके 4 स्टेज पे चर्चा करते हैं। सांवेदिक मोटर अवस्था, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है, बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के साथ ही साथ बच्चे को कुछ भी सामाजिक जगत का भान नहीं है। जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा जो है रोता है। बच्चा जो है, जो उसके साथ जैविक गुण है वो है उसके साथ, उसको भूख लगेगी तो रोएगा, उसको प्यास लगेगी तो रोएगा, पर वो और कुछ नहीं जानता। वह ये नहीं जानता कि मेरी माँ या मैं अलग हूँ। बच्चा ये नहीं जानता कि वो जिस बिस्तरे पे लेटा है, जिस बिस्तरे पे लेटा है, जिस खाट पे, जैसे एक्चुअली आपने अगर देखा हो गांव में एक खाट होती है मूंछ की बनी हुई, तो बच्चे उस पे ज्यादातर लिटाए जाते हैं, तो वो समझ नहीं पाता कि मैं जिस पे लेटा हूँ क्या वो मैं या वो उससे अलग है, क्योंकि बच्चा उस अवस्था में नहीं होता। वह सिर्फ जैविक चीजों की ही जो है उसको अंतर मतलब पता रहता है। जैसे उसको भूख लगी उसने रोया, उसको प्यास लगी उसको माँ ने पिला दिया खिला दिया, बस, तो और चीजें नहीं समझता। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस एज में बच्चा और माँ एक होते हैं।
बच्चा और माँ एक होते हैं। इस एज में बच्चा अपने आप को माँ से अलग नहीं कर पाता। उसकी उसकी जो मानसिक क्षमता है वह इतना नहीं विकसित हो पाती कि वह ये समझ सके कि माँ और बच्चा अलग है, कि मैं और मेरी माँ जो है वो अलग अलग। वो समझता है कि मैं और मेरी माँ एक ही है। पूर्व ऑपरेशनल अवस्था वह आएगा 7 से 11 वर्ष का हुआ, जो है थोड़ा बड़ा हुआ, और 2 से 7 वर्ष हुआ। ठीक है, 2 से 7 वर्ष हुआ। अब ये इसने जो है ये समझा कि मेरी माँ जो है वो नहीं, मेरी माँ जो है वो क्या है, मेरी माँ जो है वो मुझसे अलग है। अब वो बाहर जाती है माँ, तो बच्चा जो है सब प्रतीकों को समझता है, बच्चा सारी बातों को समझने लगता है धीरे धीरे। जब माँ बाहर जाती है तो बच्चा ये जानता है कि माँ बाहर गई है। बच्चा रोता है। इसके जो प्रारंभिक चरण है उसमें बच्चा रोता है कि माँ वापस आएगी कि नहीं आएगी, उसे ये भरोसा नहीं रहता है, मगर वो ये समझ जाता है कि मैं और माँ अलग अलग है। तो ये क्या है, ये पूर्व ऑपरेशनल अवस्था है। इसमें बच्चे का थोड़ा सा जो सामाजिक मन है वह विकसित होता है। जैसे आप बताएंगे बच्चे को कि कल हमने वहां एक कार देखी थी। ठीक है, ये मैं प्रतीकों की बात आपको समझा रही हूँ। बच्चा जो है प्रतीकों को समझने लगता है, प्रतीकों की समझ। ठीक है, आपने बताया कि अरे कल तो हमने वहां पे एक बहुत बड़ी कार देखी थी, कल तो हमने वहां पे एक ट्रेन देखी थी, हमने मेट्रो देखी थी। तो बच्चा, चलिए मेट्रो को छोड़ देते हैं, मेट्रो अभी दूर दराज या कस्बों में या इतना नहीं है, महानगरों में है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही मेट्रो की बात है, तो हम मेट्रो की चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेन पे आते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि प्रतीकों की समझ है। तो बच्चा जो है वह क्या है, बच्चे के पास जो है वह क्या हो गया, बच्चे के पास जो है वह क्या है, बच्चे के पास एक समझ आ गई, समझ विकसित हो गई है। ये बच्चा जो है वह सब बातें समझने लगा है। ठीक है, अब बच्चा जो है प्रतीकों की, आपने बताया कि हमने तो कल एक बहुत अच्छी कार देखी थी, तो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं वो कार का एक पिक्चर बन गया कि हाँ ठीक है, ऐसी है कार, ऐसी है, ऐसी है। आपने बताया कि हमें एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो बच्चे के दिमाग में बन गया कि हाँ ठीक है, ऐसी मोटरसाइकिल होती है, ठीक है, ऐसे हम सामने बैठेंगे। और तो बच्चा जो है प्रतीकों को बहुत अच्छे से समझने लगा। आपने बच्चे को बताया कि कल हम लोग बाहर चलेंगे, घूमने चलेंगे, चिड़ियाघर चलेंगे। तो बच्चा जो है थोड़ा सा अपने माइंड में उस पिक्चर को थोड़ा डेवलप कर लेता है कि हम चिड़ियाघर में क्या क्या देखेंगे। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं, मूर्त। तो ये जो है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा बहुत चीजें समझने लगता है, बाहर निकलने लगता है थोड़ा बहुत, और बच्चा जो है स्कूल जाता है, बहुत मतलब वो उसके सामाजिक मन का अर्ध सामाजिक विकास तो हो जाता है। वह बाहर जाता है, बाहर की दुनिया को देखता है, समझता है, उसके प्रति अब पूरी तरह से विकसित है। इवन अब वो कॉन्सेप्ट तक अपने दिमाग में बनाना सीख गया है। अब वो जानता है कि सिर्फ माँ ही नहीं, पूरी दुनिया, पूरा समाज, पिता भी, भाई भी, बहन भी, सभी अलग अलग व्यक्ति हैं। और क्या है कि सबकी जो है सब इनकी जो है समझ अलग अलग है। तो ये क्या है, ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था है जिसमें बच्चे का जिसमें बच्चे का एक मानसिक विकास परिपक्व रूप में होना शुरू हो गया है। बच्चा जो है मतलब हम कह सकते हैं कि अब बच्चा जो है वह सब बातें समझने की स्थिति में आ गया है। ठीक है, अब लास्ट पे आते हैं, 13 से 18 औपचारिक फॉर्मल, वही है ऑपरेशनल अवस्था। इसमें क्या है, बच्चा जो है किशोर हो चुका है। अब बच्चा जो है वह सबसे ज्यादा मतलब ये इसको हम जानते हैं कि सभी विद्वानों ने इस अवस्था को सबसे ज्यादा तनाव, तूफान और जो है उसकी अवस्था कहा है, मतलब संकट की अवस्था कहा है। जब बच्चा जो है क्या करता है, बच्चा अपने पेरेंट्स में, अपने माता पिता के दबाव को महसूस करने लगता है, मतलब उसे ये दबाव अच्छा नहीं लगता, उसे माँ या पिता की रोक टोक अच्छी नहीं लगती। वह स्वच्छंद जीवन जीना चाहता है। वह उन चीजों को, वह पारिवारिक रूढ़ियों को या उन
सामाजिक चीजों को बदलना चाहता है जो उसे अच्छा नहीं लगता है। साथ ही साथ उसके अंदर हार्मोनल चेंजिंग भी होती है, उसके अंदर जो है मैंने आपको बताया था शारीरिक बदलाव भी होते हैं, और उसके साथ ही साथ क्या होता है, वह अपने विषम लिंगी के प्रति, अगर लड़का है तो लड़कियों के प्रति और लड़कियां हैं तो लड़कों के प्रति क्या होती है, थोड़ा सा जो है हार्मोनल उनके अंदर चेंजिंग जो है आती है, उससे वो क्या करती हैं, मतलब अपने विषम लिंगी के प्रति एक प्रेम भावना को महसूस करते हैं। ठीक है। और हम हमारे समाज में जो है वैसे भी ये कहा जाता है, हमारे समाज में एक कहावत चलती है कि जब बच्चे बड़े हो जाए तो उन्हें माँ बाप को अपना दोस्त बनाना चाहिए। मतलब क्यों? क्योंकि जब जो बाहर की चीजें हैं, अगर आप अपने बच्चे से खुले रहेंगे तो आपका बच्चा आपसे उन बातों को कर सकेगा। क्यों कर सकेगा? क्योंकि वो आपसे जो है दोस्ती करता है, तो आपसे फिर डरता नहीं है। और वह इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि बच्चा जो है, बच्चों के मन में जो तनाव है या जो चीजें बदल रही हैं उनको लेके, जो हर तरफ उनके मन में हमेशा जो है क्या होता है, विद्रोह की स्थिति होती है कि ये चीजें सही नहीं है, इसको बदल देना चाहिए। हालांकि उनको कोई चीज का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता कि वो इसको कैसे बदलेंगे या बदल पाएंगे भी कि नहीं, या क्या करेंगे। मगर एक जो बदलाव का जो एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में नहीं होता है, मगर वो बदलाव चाहने लगते हैं। ठीक है। अपने शरीर में हो रहे बदलावों के साथ ही साथ वह समाज में बदलाव देखना चाहते हैं। ये चारों अवस्थाएं आपको क्लियर हो गई होंगी, 4 स्टेज। ठीक है। अगर नहीं हुई होंगी तो आपको, अगर समझनी होंगी तो आप जो है पूछिएगा, अगर नहीं समझ में आएंगी तो। चलिए, इतना तो जो है क्लियर हो गया कि ये थिंकर्स क्या कहते हैं। ये थिंकर्स सभी थिंकर्स जो है मनुष्य के विकास के विभिन्न चरण बताते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा किसने बताया है, एरिक्सन महोदय ने बताया है। और इसी के माध्यम से जो है क्या होता है, इसी के माध्यम से मनुष्य के मन का विकास होता है। धीरे धीरे जो है मनुष्य क्या करता है, एक सामाजिक प्राणी बनता है। चलिए पार्सन्स पे आते हैं। अब ये भी एक थोड़ा सा जो है, मतलब एक बात है जो हमसे थोड़ी सी छूट गई है, तो हम इसको जो है देख लेते हैं। ठीक है। पार्सन्स महोदय कहते हैं कि समाजीकरण जो है 2 प्रकार का होता है। हाँ, समाजीकरण 2 प्रकार का कैसे होता है, एक बात याद रखिएगा। समाजीकरण के साथ ही साथ जो पार्सन्स महोदय थे, उन्होंने एक बहुत मतलब ऐसी बात कही थी कि जो वेश्यालय हैं, या जो जैसे अब अभी के समाज में हम कह सकते हैं कि जो ऐसे स्थान हैं जहाँ पे व्यक्ति जाके अपनी जो उनके अंदर जो दबित प्रवृत्तियां होती हैं उनको जाके शांत कर लेता है। तो ये क्या करते हैं, ये समाज के लिए सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जब उनकी दमित इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो वह जो है समाज के लिए एक अच्छा जो है व्यक्ति बन सकते हैं, क्योंकि वहां वो गए और उन्होंने वहां पे अपनी जो दमित इच्छाएं हैं उसको खत्म कर ली। तो ये सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा कवच है समाज के लिए कि वो वहां गए और उनके अंदर जो भावनाएं थी वहां उन्होंने वो निकाल के आ गए, या जो दमित इच्छाएं थी वो वहां निकाल के आ गए। अब जो है जो समाज है वो सुरक्षित है। अब ऐसा कोई उनसे जो है समाज को खतरा नहीं है। तो चलिए हम पार्सन्स के सामाजिकरण पे बात कर रहे थे। तो पार्सन्स ने 2 तरह के सामाजिकरण की बात की है। एक प्राथमिक सामाजिकरण जो परिवार के द्वारा होता है। परिवार के द्वारा सबसे पहला सामाजिकरण तो माँ के द्वारा होता है। ठीक है। माँ के द्वारा होता है। माँ जो है वह बच्चे की जो है, भाई एक ही शब्दों में कहा जाए तो पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर है। ठीक है। पालना झुलाने वाले जो हाथ हैं उनके हाथों में ही संसार की पूरी बागडोर है। वही हाथ तय करते हैं कि संसार का निर्माण कैसा होगा। इसीलिए जो माँ है उसके लिए ये कहा जाता है कि वह जितने परिपक्व मानसिकता की होगी वह अपनी संतान को उतनी ही अधिक परिपक्व मानसिकता दे पाएगी, या उतनी ही मन की मजबूती दे पाएगी। तो प्राथमिक सामाजिकरण जो है वो कहाँ से होता है, सबसे पहले
परिवार से होता है। ठीक है, द्वितीयक समाजीकरण छोटी सी बात है भैया। जब बाहर गया, बाहर की दुनिया से मिला, माँ ने बताया था कि भैया खाना तो बिल्कुल जो है अच्छा सीधा साधा खाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल खाना चाहिए, तेल मसाले वाला नहीं खाना चाहिए। बाहर वो गया, अब उसने बाहर को तो बहुत मिस किया, सॉरी सॉरी बाहर को नहीं, उसने माँ को बहुत मिस किया, माँ के बने खाने को बहुत मिस किया। मगर उसने क्या किया, बाहर थोड़ा सा चखा तो थोड़ा जो है उसको अच्छा लगा। ये एग्जाम्पल है, आप इसको जो है इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, एग्जाम्पल के बेस पे समझिएगा। आप इसको ही नहीं समझ लीजिएगा कि पार्सन्स ने यही बात कही थी। तो पार्सन्स ने ये कहा कि एक समाजीकरण जो जो जन्म से स्टार्ट होता है और एक एज तक होता है, वह क्या होता है, वह प्राथमिक समाजीकरण होता है जो परिवार के द्वारा होता है। और द्वितीयक समाजीकरण जब बच्चा बाहर गया, बाहर की दुनिया से मिला, बाहर की दुनिया के साथ बच्चे ने अपने रिश्ते बनाए, तब वह दूसरा समाजीकरण होगा। मैं आपको बता चुकी हूँ, जब वह स्कूल गया उसके और दोस्त बने, उसने व्यक्त व्यक्त बहुत कुछ सीखा। कॉलेज गया, बहुत दोस्त बने, बहुत कुछ सीखा। और यूनिवर्सिटी गया, बहुत कुछ सीखा। और ऑफिस गया, बहुत कुछ सीखा। फिर वह लाइफ भर पूरी वैसे भी पूरी जिंदगी जो है वह सीखने की प्रक्रिया है। जीवन जो है वह सीखने की प्रक्रिया मात्र है। तो व्यक्ति जो है वह कुछ ना कुछ सीखता ही रहा। तो यह प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण है। ब्लूम और सेल्जनिक का भी देख लेते हैं, बहुत छोटी सी बात है। ब्लूम और सेल्जनिक का अगर किसी एग्जाम में आ जाए छोटा सा, तो वैसे आप देख लीजिएगा कि मैं जो है पूरा समाजशास्त्र पढ़ाना चाहती हूँ। और पूरा समाजशास्त्र में इन अर्थ में पढ़ाना चाहती हूँ कि आप जो है समझ जाएं। ठीक है, समझ जाए का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ब्लूम और सेल्जनिक का दमनात्मक समाजीकरण है और सहभागी समाजीकरण है। दमनात्मक समाजीकरण है ब्लूम और सेल्जनिक का। तो ब्लूम और सेल्जनिक दमनात्मक मतलब माता पिता जो है जो दमन करके करते हैं कि नहीं, तुमको 8 बजे से बैठ के तुमको पूरे दिन पढ़ाई करनी है, तुमको उठना नहीं है। ठीक है। और दूसरा है दूसरा है सहभागी समाजीकरण, जिसमें माँ बाप स्वयं बच्चे के साथ बैठते हैं और देखते हैं कि बच्चे ने क्या पढ़ाई करी और कैसे पढ़ाई करी। ठीक है, बच्चा किस विधि से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ रहा है। अब देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है दमनात्मक समाजीकरण, वह है जो पहले के हमारे समाज में व्याप्त था। जो हम कहते हैं ना कि हमारे दादाजी जो थे बड़े स्ट्रिक्ट थे, हमारे पापा के लिए बड़े स्ट्रिक्ट थे। वो हमारे पापा जो है आज भी उनके सामने, पापा के टाइम में नहीं तो उनके और टाइम में प्रचलित होगा, आपके अपने अपने परिवार वालों में किसी के मुंह से सुना होगा कि जो पहले पुरुष होते थे, पहले घरों के जो मेन पुरुष होते थे, कर्ता होते थे, वह बहुत अनावश्यक नियंत्रण रखते थे लड़कों के ऊपर, बहुओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर। समाजशास्त्र की भाषा में इनको कर्ता बोलते हैं। जो घर का मेन मुखिया, मेन पुरुष होता था, तो वह क्या करता था, वह दमनात्मक समाजीकरण करता था। बहू को नौकरी करनी है, बहू कह रही है कि हमें बाहर जाना है, हमें नौकरी करना है, और जो करता है, जो परिवार का मुखिया का है, वह कहता है नहीं नहीं, इससे हमारी नाक कट जाएगी, हम नहीं जाने देंगे तुमको बाहर, इससे तो हमारी नाक कट जाएगी। तो ये क्या है, ये जो है दमनात्मक है। सहभागी, जिसमें माता पिता परिवार मिल के बच्चे को अपने कंधे पर झुलाते हुए हम झूला भी झूलते हैं और हम क्या करते हैं, सीख भी जाते हैं। ठीक है, वो चीज ये है। ये जो है माता पिता के द्वारा जो है मतलब पार्टिसिपेट करके, मतलब उनके जो है बच्चों के अनुसार जो ज्ञान दिया जाए वह सहभागी है। चलिए, आप बहुत समझ गए होंगे, मतलब कंप्लीट समझ गए होंगे। बहुत का मतलब ये है कि आज जो बताया गया वो आपने समझ लिया होगा, इतना जो है अच्छे से जो है समझा दिया गया है। और अगर आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप जो है बताइएगा। वैसे भी जो है अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा तो आप बताते रहिएगा। वैसे जो है अभी ये लगता है मुझे कि थोड़ा रुक रुक के मैं वीडियोज बनाऊं, क्योंकि जो है अब अगर आप देखते रहें, समझते रहें, कई बार जो है समझ में ही नहीं आता कि इसमें डालोगे कि क्या करो। वैसे जो है मैंने जो है फिलॉसफी को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है,
मैं जो है फिलोसफी में गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसके बाद मैंने दुर्खीम को पढ़ा। दुर्खाइम को पढ़ने के बाद उनका आत्महत्या का सिद्धांत मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर उसके बाद मैंने जो है समाजशास्त्र में एमए किया। और एक्चुअली जो है मैंने समाजशास्त्र में एमए तब किया जब मेरा बेबी हो गया था, या मतलब मैंने बस उसको पढ़ा तो जो है बस नॉलेज के, लेकिन मुझे फिर इतना ज़्यादा पसंद आया कि एक तरह से होता क्या है ना, एक्चुअली जैसे कोई सब्जेक्ट आपको जो है बहुत ज़्यादा टच कर जाए, तो समाजशास्त्र कहने के लिए तो बहुत ही आसान है। मगर जितने भी अगर आपको आईएएस में, पीसीएस में जैसे निबंध वगैरह तैयार करना है, तो आप जो है बस समाजशास्त्र का जो सामाजिक मुद्दे हैं आप उनको तैयार कर लीजिए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारी चीजें जो है कवर करता चलता है। जैसे महिला मुद्दे हैं, बाल विवाह है, ये सब चीजें इसमें आती जाती हैं, तो इसमें आपको समाज को समझने में तो मदद मिलेगी ही मिलेगी। और ठीक जो आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, बड़े एग्जाम दे रहे हैं, तो उसको भी तैयार करने में आपको साइड से मदद मिलती रहेगी, और आपको जो है पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या तैयार कर रहे हैं। चलिए, वैसे हम नहीं कह सकते कि कोई भी सब्जेक्ट बुरा है या किसी भी सब्जेक्ट की जो है महिमा कम है। मतलब महिमा इट मीन्स कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे ना हो। धृति आस्ति धृति नास्ति च है भी और नहीं भी है। सब में सब कुछ है और सब में सब कुछ नहीं है। ढूंढना आपको है कि आप जो है क्या चाहते हैं। चलिए फिर आप जो है देखिए, समझिए, और चुनाव का टाइम है तो देखते रहिए कि अगल बगल में आसपास के समाज में क्या हो रहा है। देखते रहिए कि ऑटो की बंदर बाट में कैसे भाग रहे हैं लोग, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, और जो है कैसे राजनीति जो है वह कैसे जो है धीरे धीरे व्यक्ति का पतन कर रही है, और कैसे अच्छा आदमी राजनीति में जाने से डर रहा है। अब आप सोचिए कि एक पर्सन की बात नहीं की जा रही है, एक सारे राजनीतिक दलों का यही हाल हो गया है। अब कहा ही नहीं जा सकता कि कौन क्या चाहता है, या कौन क्या, किसके क्या मुद्दे हैं या किसके क्या मुद्दे नहीं हैं। अब तो एक ऐसा दौर आ गया है कि जो है हमें वही कहना पड़ेगा कि इस देश में हमेशा से जाति रही और शायद हमेशा ही जाति ही रहेगी। अब शायद ही जो है कभी जो जाति के जो मेन वर्चस्व है वह टूटे। इसीलिए जो है एक मतलब जो कहना नहीं चाहिए, मगर शायद ही जो है कभी भारत जो है पूर्ण रूप से एक हो सके। पूर्ण रूप से एक होने का मतलब है कि जाति और धर्म की कट्टरता से जो है बाहर जा सके। जबकि जाति वह नहीं है, धर्म वह नहीं है जो हम समझते हैं। धार्यति अनेन इति धर्म, जो धारण करे वह धर्म है। मगर अभी जो है इसकी गलत व्याख्या जो है पूरे समाज में चल रही है, और पूरा समाज उसमें जो है लुभावने रूप से डूब रहा है। ठीक है, तो अभी जो है आप देखते रहिए। समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते अपनी खुली मानसिकता से, चेतना से, अपने ईगो से, प्राइड के ईगो से आप समझते रहिए कि क्या चल रहा है, कौन भाग रहा है, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार।